नमस्कार, मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। आज केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। राज्य से जुड़े अहम मुद्दों पर सीएम करेंगे चर्चा। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के विकास, निवेश और परियोजनाओं को लेकर होगा मंथन। ये बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता दें, जहां आज पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे और केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। वहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पहले 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, फिर 5 मंत्रियों को कार्यभार सौंपा गया और अब पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। उत्तराखंड के विकास, निवेश और परियोजनाओं को लेकर होगा मंथन। ये बड़ी खबर है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली पहुंचेंगे, जहां कई बड़े नेताओं के साथ आज उनकी कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता दें। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ चुके। योगेश, क्या कुछ खबर सामने आ रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर? देखिए प्रशांत, आज दिल्ली पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्रियों के साथ राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है चर्चा के लिए मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी संगठनात्मक विषयों पर बातचीत हो सकती है और खासतौर पर माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात वह कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अप्रैल माह में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बड़ा तेज है कि वह उत्तराखंड आएंगे, या तो दिल्ली नेशनल हाईवे का उद्घाटन करेंगे या फिर चार धाम यात्रा के दौरान वह समारोह के दौरान वहां पर उपस्थित होंगे। तो जिस तरह से मुलाकात हो रही है, तो उसको लेकर के वहां पर उनसे मुलाकात कर चार धाम पर आने का न्योता वो दे सकते हैं। उत्तराखंड के विकास और निवेश की परियोजनाओं को लेकर के जो केंद्रीय मंत्री उनके साथ मंथन कर सकते हैं और हालिया राजनीतिक और प्रशासनिक जो फैसले इस दौरान लिए गए हैं उनसे के चलते जो है मुलाकात को अहम माना जा रहा है। इसके साथ साथ प्रशासन, केंद्र और राज्य के बीच जो समन्वय है उसको लेकर विशेष चर्चा हो सकती है। विभाग पर जो है बजट की मांग हो सकती है। कई ऐसे मामले लंबित है जिनके लिए जो है जल्द से जल्द क्रियान्वयन हो सके, उसके लिए चर्चा की जाएगी। इस दौरान को लेकर बड़े फैसले और घोषणाओं की मजबूत जमीन जो है वो बन सकती है और दिल्ली की सियासी हलचल पर आज जो है सबकी नजर है। देखना होगा कि इस दौरे के दौरान जो है मुख्यमंत्री की मुलाकात कितनी अहम रहती है और क्या कुछ जो है उत्तराखंड को मिलता है। योगेश, क्या चुनाव को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केंद्र के नेतृत्व से? देखिए, चुनाव के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि केंद्र के मंत्रियों से मुलाकात कर विभागीय तौर पर जो समस्याएं रहती है उनका निस्तारण कैसे हो, समन्वय कैसे हो, केंद्र से जो बड़ी योजनाएं हैं वो कैसे जो है राज्य को मिले, किस तरह का बजट जो है मिले, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वह आपदा के क्षेत्र में हो या फिर जो अन्य विभाग है उनके क्षेत्र की बात हो। तो उसमें जो है कहीं ना कहीं फोकस हमेशा मुख्यमंत्री का रहता है कि जब वो दिल्ली जाते हैं, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करते हैं तो राज्य के हित के लिए जो है वो कहीं ना कहीं उनसे मांग रखते हैं और उस पर सकारात्मक जो है निर्णय भी देखने को मिलता है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं सकारात्मक जो है पहल मानी जा रही है कि आज वो जब दौरे पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर दिल्ली वहाँ केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेंगे तो कुछ ना कुछ राज्य के लिए बेहतर होगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री को जब न्योता देंगे तो चार धाम के लिए देखना होगा कि किस तरह का रुख रहने वाला है कि प्रधानमंत्री उनके न्योते को लेकर क्या जो है चार धाम के दौरान आते हैं या उससे पहले जो है आते हैं। तो जिस संभावनाएं बन रही है कि प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ठीक है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नैनीताल में 6 शहीद द्वारों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा बैठक में लिया है अहम फैसला। शहीदों के नाम पर द्वार निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। वहीं प्रदेश के 35 सैनिक विश्राम गृहों के उन्नयन पर जोर दिया गया है। वहीं हल्द्वानी में 150 कमरों वाले छात्रावास निर्माण की तैयारियां भी तेज कर दी गई।
पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेला आयोजित करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। वहीं भूमि धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त तंत्र बनाने की तैयारी भी तेज हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हल्द्वानी में 150 कमरों वाले छात्रावास निर्माण की तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देहरादून में एसएसपी के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 45 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सभी वाहनों को सीज कर लिया गया है। वहीं 1100 से ज्यादा वाहनों की चेकिंग की गई और आपको बता दें 800 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की गई। 116 संदिग्ध थाने लाए गए हैं। इस पूछताछ के बाद वही सत्यापन के बाद चेतावनी दी गई है। पुलिस एक्ट के तहत 76 लोगों पर कार्रवाई की गई। 38,000 जुर्माना लगाया गया। एमबी एक्ट में 77 वाहनों का चालान किया गया और 19,000 से ज्यादा जुर्माना लगाया गया। अगली खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में राज्य जनजातीय शोध संस्थान की तरफ से आयोजित उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव में सीएम धामी शामिल हुए। इस अवसर पर देश के 12 राज्यों से आए जनजातीय वर्ग के प्रतिनिधियों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और परंपराओं के माध्यम से महोत्सव को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने धारू लोक गायिका स्वर्गीय रिंकू देवी राणा और दर्शन लाल को आदि गौरव सम्मान से सम्मानित किया। साथ ही समाज कल्याण विभाग की तरफ से संचालित अलग अलग योजनाओं के तहत 14,272.125 लाख रुपए की पेंशन वन क्लीन के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि यह योजना केवल एक महोत्सव नहीं बल्कि जनजातीय समाज की जीवंत विरासत, सादगीपूर्ण जीवन दर्शन और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि ये मंच जनजातीय भाई बहनों की पीढ़ियों से संजोई गई लोक परंपराओं और संस्कृति को व्यापक पहचान दिला रहा है। भाइयों बहनों, हमने तय किया कि अब हमारे दोनों बुजुर्ग दंपतियों को आपस में कोई खींचतान नहीं करनी पड़ेगी। हमने दोनों को पेंशन देने का प्रावधान किया और इसके साथ साथ ये भी तय किया, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, चाहे हमारी विधवा बहनें हों, चाहे हमारे विकलांग दिव्यांग हों, उन सभी को ये पेंशन महीने की एक नियत तिथि में मिल जाएगी। और हमने नियत तिथि में डीबीटी से इसका प्रावधान किया कि हर वर्ष सीधे उनके खाते में स्थानांतरित हो जाए। ये हमारी सरकार की संवेदनशीलता और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का एक सशक्त उदाहरण है कि सबको समय पर आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अलावा जनजातीय युवक युवतियों को यूपीएससी, पीसीएस, आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के तैयारी के लिए देहरादून में आदि लक्ष्य संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। और मैं इस अवसर पर एक घोषणा भी अभी करना चाहता हूं कि इस संस्थान में एक बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण भी कराया जाएगा, जो अनेक प्रकार के जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम जो भी वहां पर होंगे वो ठीक प्रकार से संचालित हो पाएंगे। भाइयों बहनों, आज जब मैं जनजातीय समाज के विकास से जुड़े हुए इन कार्यों की चर्चा कर रहा हूं तो सच में चूंकि मेरा भी जनजातीय समाज से बहुत नजदीक का रिश्ता है, ये सभी लोग जानते हैं। मैं जहां भी जाता हूं तो मेरे परिवार की तरह वो सभी लोग मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं, स्नेह देते हैं। तो मुझे वो दौर याद आता है जब दशकों तक देश और प्रदेश में एक ही पार्टी का शासन होता था और देश की आजादी के बाद लगातार 60 वर्षों तक, यानी कि 6 दशक तक एक पार्टी का शासन था, एक परिवार का शासन था। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कभी भी हमारे जनजातीय समाज के स्वाभिमान और उनके अधिकारों की चिंता नहीं हुई। जिस प्रकार से उनका उत्थान होना चाहिए था, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए था, योजनाएं होनी चाहिए थे, उन योजनाओं को लागू करने का काम नहीं हुआ। और हमेशा जनजातीय समुदाय को केवल और केवल
वोट बैंक समझा गया और दशकों तक उन पार्टी के लोगों ने आपके समाज का, जनजाति समाज के भोलेपन का, सीधेपन का फायदा उठाने का काम किया और बड़े बड़े खोखले वायदे किए गए, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ भाइयों बहनों। और उनके समय में ना गांव तक सड़कें पहुंची, ना स्कूल पहुंचे, न ही सम्मान पहुंचा। उनका एक ही मंत्र था कि चुनाव के वक्त, जैसे चुनाव आता था तो चुनाव के वक्त हाथ जोड़ो और चुनाव के बाद नाता तोड़ दो। 5 साल से पहले कभी फिर दिखाई नहीं देना है। और हमेशा इस समाज को, जनजाति समाज को मुख्य धारा से दूर रखा ताकि उनकी राजनीति की दुकान चलती रहे। लेकिन ये बात भी सच है कि जिस पार्टी ने, ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान क्रांतिकारी और राष्ट्र नायक को इतिहास के पन्नों में भी जगह नहीं दी, वो जनजाति समाज का भला क्या करेगा? वो कैसे भला कर सकते थे? भाइयों बहनों, इन्होंने कभी भी जनजाति गौरव की चिंता नहीं की, न ही उन्हें जनजाति समाज के विकास की चिंता थी। उन्हें तो केवल अपनी चिंता थी, अपनों के विकास की चिंता थी। लेकिन आज देवभूमि का जनजाति समाज पूरी तरह से जागरूक हो गया है। और मुझे सच में बताते हुए खुशी है कि पिछले दिनों मैं पीपल कोटी के एक महोत्सव में गया था जनजाति समाज के बीच में। जिस प्रकार से आज उनका हर प्रकार से जागरण हो रहा है, हर प्रकार से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे मैं सीमांत क्षेत्र मलारी गया हूं, चाहे माणा गया हूं, अभी पिछले दिनों पीपल कोटी में पूरे चमोली जनपद और उसके आसपास के क्षेत्रों के जनजाति समाज का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम वहां पर आयोजित हुआ था, सांस्कृतिक कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में भी मुझे जाने का अवसर मिला था। या मैं सीमांत क्षेत्र गुंजी गया हूं, कभी नाभी गया हूं, या मैं मुंशियारी के विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्रों में गया हूं, या मैं अपने चक्राता के त्यूनी से लेकर हमारे महासू महाराज के पवित्र स्थल तक गया हूं, मैंने देखा है वहां पर। या मैं उधम सिंह नगर की बात करूं, जहां थाड़ू, बुक्सा समाज और हमारा जनजाति समाज बड़ी संख्या में रहता है। जिस प्रकार से आज ये समाज आगे बढ़ रहा है, सच में मुझे लगता है कि ये विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसके ध्वज वाहक के रूप में बहुत बड़ी भूमिका आने वाले समय में जनजाति समाज की भी होने वाली है। भाइयों बहनों, आज जनजाति समाज जागरूक भी है, आत्मविश्वासी भी है और अपने अधिकारों के प्रति सजग भी है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, उनसे मिलने के बाद कह सकता हूं, उनका स्नेह देखने के बाद कह सकता हूं कि अब आने वाले समय में जनजाति समाज के लोग किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जो आज देवभूमि के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो आपकी समृद्धि के लिए काम कर रही है, आपके सम्मान के लिए काम कर रही है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है और पूरी निष्ठा और पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिव मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित शक्ति पूजन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने 211 नवदुर्गा स्वरूपा कन्याओं का विधि विधान पूर्वक सामूहिक कन्या पूजन किया। साथ ही कन्याओं को चुनरी ओढ़ाकर पांव पखारे। मंत्री ने कन्याओं को दक्षिणा और उपहार भेंट कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का प्रतीक है और कन्या पूजन हमारी सनातन परंपरा का अहम अंग। उन्होंने कहा कि कन्याओं में मां दुर्गा का स्वरूप देखा जा सकता है, इसलिए उनका सम्मान और आशीर्वाद समाज के लिए सुख समृद्धि का आधार है। वहीं चंपावत में इन दिनों फिल्म अर्जिया द जस्टिस ऑफ गोलजू की शूटिंग जोर शोर से चल रही है। लोहाघाट की प्रसिद्ध कोली डेक के झील किनारे लोहाघाट नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष गोविंद वर्मा पहुंचे और फिल्म का क्लिप देखकर शूटिंग का शुभारंभ किया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कहा कि लोहाघाट और उत्तराखंड के लिए यह गर्व की बात है कि यहां फिल्म की शूटिंग हो रही है, जिसमें मुंबई से बॉलीवुड कलाकार और तकनीकी टीम पहुंची है। उन्होंने कहा कि लोहाघाट और चंपावत जिले की प्राकृतिक सुंदरता बेहद आकर्षक और यहां की लोकेशन
फिल्मांकन के लिए बेहद उपयुक्त है। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार फिल्म शूटिंग होने से स्थानीय कलाकारों और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रथम में जो ये अर्जियाँ फिल्म बन रही है, इनके समस्त कलाकारों को और डायरेक्टर साहब को बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद भी करना चाहूँगा। जिस प्रकार से उन्होंने लोहाघाट में जो हमारे दर्शनीय स्थल हैं और विगत वर्षों में यहाँ हिंदी फिल्मों की भी काफ़ी शूटिंगें हुई हैं जो काफ़ी हिट भी गई हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने कोली झील में आकर के यहाँ के जो हमारा सुंदर सा एक सीन है इसको अपनी फिल्म में कैद करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आने वाले समय में जो भी इनकी फिल्में रिलीज़ होगी इसके लिए मैं शुभकामना देता हूं, और समस्त जितने भी हमारे उत्तराखंड के निवासी हैं तो इस फिल्म को अधिक से अधिक सभी लोगों को शेयर करें, जिससे कि देश विदेशों में हमारी जो उत्तराखंड का वातावरण है और पर्यटन स्थल हैं और दर्शनीय स्थल हैं, इन स्थलों का भी जो भी पर्यटन आते हैं उन तक ये पर्यटन स्थल पहुँचें, जिससे कि यहाँ आने वाले समय में पर्यटन में इजाफा हो सके। ये गोलजू पे है एक इस फिल्म की शूटिंग हम लोहाघाट और चंपावत में कर रहे हैं। गोलजू मंदिर चंपावत में भी करेंगे। और ये फिल्म का छोटा सा बैकग्राउंड ये है कि एक बुजुर्ग माँ बाप गांव में रह रहे हैं मल्ला ढेक में, उनका बेटा स्विट्जरलैंड चला गया है और वो 20 साल बाद माँ अपनी अर्जी लगाती है गोलजू मंदिर में जाके कि मेरे बेटे को वापस ला दो अगर वो जिंदा है तो। लेकिन गोलजू के महाराज की कृपा से वो जिंदा है और वो बेटा 20 साल के बाद अचानक वापस आ जाता है। अर्जियाँ मतलब गोलजू देवता का न्याय दिखाया है कि वो अर्जियाँ उनकी कबूल होती है और बेटा वापस आ जाता है अपने घर, फिर माँ बाप की सेवा करता है और जो यहाँ का जो जमींदार है जो परेशान करता है गाँव वालों को उसका अंत करता है। ये इस फिल्म का बैकग्राउंड। वहीं चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के छुलापे गांव में रहने वाले अनुज पंत ने यूपीएससी परीक्षा को लगातार दूसरी बार क्रैक करते हुए इस बार ऑल इंडिया 59वीं रैंक हासिल की, जिसके बाद उनका अपने गृह क्षेत्र में जगह जगह स्वागत किया गया। इस क्रम में लोहाघाट के पालिका सभागार में अनुज की इस शानदार सफलता के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। नगर के प्रमुख समाजसेवी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सेम आप दोनों चीज़ अफोर्डेबिलिटी और आपको दोनों चीज़ देखनी है कि आप वहाँ जाके रह सकते हो या नहीं रह सकते। ये दोनों चीज़ देख के आपको डिसीजन लेना है कि आपको कहाँ पर रह के तैयारी करनी है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। सब चीज़ आपको एक क्लिक दूर है फ़ोन से आजकल। नहीं सर, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। लास्ट स्टेजेस में जब आप कुछ एग्ज़ाम निकलने लगते हैं, जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गया था तो बहुत सारे कोचिंग आपको फिर आगे से आके ऑफ़र करते हैं कि आप ये वाला प्रोग्राम ले लीजिए, हमारा ये वाला प्रोग्राम ले लीजिए। तो जो भी कुछ फ्री इनिशिएटिव होता था कोचिंग का वो मैं ले लेता था, क्योंकि वो हेल्पफुल होता है नो डाउट। कुछ बहुत सारे इनिशिएटिव होते हैं तो ट्राई करा कि जितने भी फ्री इनिशिएटिव हैं उनका जो भी मैक्सिमम यूज़ कर सकता हूँ मैं, वो मैंने किया। जैसे मैगजीन्स पढ़ना या कोई और आंसर राइटिंग या क्वेश्चन सॉल्विंग या कुछ लेक्चर्स का है फ्री कोर्स, वो मैंने सब एक्सेस किया। बस अपने बड़े, अपने माता पिता, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, उन सबको। हमारी मेहनत बहुत कम रहती है, वो जो आसपास हमारे माहौल बना रहता है पूरा, उससे कुछ तो एनर्जी मिलती है कि आप कर जाते हैं। वहीं थराली विकास खंड के बूगा गांव में घास के लिए जंगल गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों की टीम ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। मामले का संज्ञान लेते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने महिला का हालचाल जाना और तत्कालिक सहायता के तौर पर 30,000 रुपए की धनराशि भी दी। हमारे ग्राम सभा बुंगा सोल क्षेत्र का ये गांव था। इसमें जो है महिला को भालू ने जो है बहुत ही ज़्यादा काट रखा है, जिसकी उम्मीद नहीं है कि ये ठीक भी हो सकती, इतनी ज़्यादा मुसीबत हो रखी है। इस समय जो है एम्बुलेंस भी यहाँ पर गांव में पहुँची थी। एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में लाया गया। उसके बाद में जो है यहाँ पर हेली भी आ चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी का और हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने समय पर जो है
जा करके उस महिला को बचाया और जो है आगे की कार्रवाई इस समय कुल सारी फील्ड में है। आगे की कार्रवाई गतिमान है। क्या निर्णय और डॉक्टर साहब भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। वहीं हरिद्वार कुंभ मेला में 2027 की तैयारियां जोरों पर है। रोशनाबाद पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मियों के लिए 100 बेड वाली आधुनिक बैरक का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये बैरक महिलाओं की सुरक्षा, स्वच्छता और अन्य जरूरी सुविधाओं से लैस है। ऋषिकेश भद्रकाली पुलिस चौकी में भी पुलिसकर्मियों के लिए नई बैरक बनाई जा रही है। हरिद्वार में कुल 300 बेड क्षमता वाली बड़ी बैरक का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अग्निशामक कर्मियों के लिए अलग बैरकों का भी निर्माण किया गया। आपदा सेवाओं को मजबूत करने के लिए बैरक कुंभ, कावड़ और स्नान पर्वों के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले कर्मियों के लिए होंगी। अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने बैरागी कैंप, घोड़ा पुलिस लाइन और मायापुर फायर स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण में भूमि पहुंच, मार्ग, यातायात और आपात प्रतिक्रिया क्षमता का जायजा लिया गया। प्रस्तावित स्थलों की रिपोर्ट मेलाधिकारी सोनिका को सौंपी जाएगी। वहीं चंपावत में लोहा घाट के हथरंगिया में रसोई गैस वितरण में हुई अव्यवस्थाओं पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर लोहा घाट के हथरंगिया क्षेत्र में पूर्ति निरीक्षक चंद्रकला चतुर्वेदी के नेतृत्व में रसोई गैस का वितरण सुव्यवस्थित तरीके से किया गया, जिस कारण सभी उपभोक्ताओं को रसोई गैस उपलब्ध हुई। रसोई गैस मिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। उपभोक्ताओं ने कहा कि आज रसोई गैस का वितरण व्यवस्थित तरीके से प्रशासन ने किया, जिस कारण उन्हें रसोई गैस आसानी से मिल सकी। वहीं उत्तरकाशी के बड़कोट में राजकीय प्राथमिक शिक्षा विभाग में तैनात एक शिक्षक के साथ कथित अन्याय, उत्पीड़न का मामला अब तूल पकड़ लिया गया है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट ने पत्रकार वार्ता कर शासन, प्रशासन और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि नौगाम के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिंडकी में तैनात शिक्षक देव कुमार जैन लंबे समय से विभागीय और स्थानीय स्तर पर प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं। शांति प्रसाद भट्ट ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में बड़कोट पुलिस ने केवल औपचारिकता निभाते हुए उचित कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि एक व्यक्ति जो फेसबुक के माध्यम से स्वयं को पत्रकार बताता है, उसने पत्रकारिता की आड़ में शिक्षक की साफ सुथरी छवि को बदनाम करने का प्रयास किया। बड़कोट में जो प्रेस करने का मेन उद्देश्य ये है कि उत्तराखंड में शिक्षकों के साथ जो प्रताड़ना हो रही है उसको लेकर मैंने प्रेस की है। पिडंगली स्कूल है, वहाँ का एक शिक्षक हैं देव कुमार जैन, जो कि अपने विभाग की उदासीनता के कारण आज भी दर दर भटक रहे हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं, मगर विभाग उनको सहयोग नहीं कर रहा है। पिछले 5-6 सालों से ना तो विभाग की जांच में उनको दोषी बताया जा रहा है, ना विभाग उनको सहयोग कर रहा है। उनका सिर्फ अपराध ये है कि वो पढ़े लिखे हैं, ईमानदारी से वो अपने अधीनस्थ अधिकारी से ये पूछ रहे बैठे कि जो मेरे स्कूल में 4 बच्चे फालतू हैं, मुझे इनको कहाँ दिखाना है, ये बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं। जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा क्योंकि इसमें केंद्र की एक योजना है, बच्चों को पोषण के लिए जो आता है पैसा, ये कहाँ शो करूँ इन बच्चों के लिए। बस उसका इतना पूछना था कि वो आज तक उसको विभाग से लेकर आम लोकल तक परेशान कर रहे हैं। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हाई कोर्ट ने आदेश किया कि बड़कोट पुलिस 2 महीने में जांच करे कि उनकी पत्नी के साथ जो गाली गलौज, अभद्रता की जा रही है, कौन लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करें। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हॉर्नबिल टीवी के साथ। नमस्कार।